नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुलाकात का पल, आपका एक नया मौका, आपसे रूबरू होने का एक बहाना, फिर वही बात आपके लिए अपनों से। पिछली कई सीरीज़ में हम अलग-अलग लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और कल्पना, संकल्पना कॉन्सेप्ट वही है। हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं वीवीडी यानी विद्यावर्धिनी के इस प्रोग्राम में। और हर बार की तरह से मैं हूँ आपका दोस्त, आपकी आवाज़ प्रमोद सारस्वत। पिछले कई वर्षों से आपके बीच हूँ। आज एक नया सफ़र फिर से शुरू कर रहा हूँ आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बात रखने के लिए। ये जैसा कि आपको पता है वीवीडी का ये प्रोग्राम विद्यावर्धिनी, जिसकी हमारी फाउंडर हैं, हमारी आइडियल हैं, प्रेरणा हैं आदरणीय प्रज्ञा दीदी। साथ में एक पूरी टीम काम कर रही है जिसमें हमने कुछ ऐसे लोगों को लिया है आपके मार्गदर्शन के लिए, जिसमें बहुत सारे हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जजेस भी हैं और एकल अभियान की जो टीम है, एकल विद्यालय की जो टीम है, वो भी आपके लिए हम सभी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बात जिनसे हो उनका परिचय मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा। शहर में वैसे बहुत सारे व्यक्तित्व रहा करते हैं, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन समाज को एक जो संगठन, एक ताकत मिला करती है। समाज के कुछ ऐसे समृद्ध व्यक्तित्वों के जरिए मिला करती है जो समाज को पहचान देते हैं, जिनकी वजह से हमारा शहर जाना जाता है। आज मैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आपका परिचय मुलाकात कराऊंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर MP N खरे साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने अपने कार्य क्षेत्र में अनूठी पहचान और एक अनूठा स्थान स्थापित किया हुआ है। डॉक्टर MP N खरे साहब हमारे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर होने के बाद समाज सेवा का एक फ्लेवर उनके मन में जागा और उन्होंने फिर ये पल चुना कि मैं उनकी हमने टिप्पणियाँ पढ़ी अखबारों में कि मुझे लगता था कि मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए उचित सेवा उतनी नहीं कर पाऊँगा, तो फ्री माइंड होते हुए जो काम हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आपका पुनः स्वागत हमारे बीच में। और आपको और मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, छात्र छात्राओं को बोलना चाहूँगा कि आप आंखें बंद करके थोड़ा सा सोचिए इस बात को कि जब पहली बार आप अपना घर छोड़ के, अपने मम्मी पापा को छोड़ के जब किसी हॉस्टल को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बातचीत उन छात्रों के लिए है, उन श्रोताओं दर्शकों के लिए है जो मेडिकल के फील्ड में आना चाहते हैं, डॉक्टरी पेशे को अपनाना चाहते हैं। ये सभी को मालूम है कि नीट और MBBS के संस्थान कहाँ-कहाँ हैं, यूट्यूब के माध्यम से प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन मार्गदर्शन और अनुभव की जब बात होती है, तो हमारे जो पदाधिकारी ऐसे हैं जो इन पदों पे रहे हैं, उनके अनुभव का हम फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो सर ये पल आपने भी जिया होगा, सबसे पहली बार जब हॉस्टल ज्वाइन किया होगा, कॉलेज आप गए होंगे, वो आपका अनुभव शुरुआत का सबसे पहले शेयर करें। बड़ा मुश्किल होता है घर छोड़ने में। जी। शुरू से व्यक्ति 17 वर्ष 18 वर्ष की उम्र तक माँ बाप के संपर्क में रहता है, जी। उनके सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करता है। कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। जी। लेकिन जैसे ही उसको एहसास होता है कि अरे ये हॉस्टल में मेरा पहला दिन है और मैं अपने सारे कामों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हूँ, जी। उसके अंदर एक कर्तव्य बोध जागृत होता है जी। बिल्कुल सही। कि अब जो कुछ भी मुझे करना है, जो कुछ भी मैं करूँगा, उस सब के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। मुझे कोई शेल्टर देने वाला कोई नहीं है। एक इंडिपेंडेंट, एक अपने पैरों पे खड़े होने की एक जो ये भावना होती है कि मैं ही अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हूँ, वो एक उसके मन में वो बात बैठ जाती है। जी। जी। ये ठीक है कि कुछ दिनों के लिए थोड़ा-सा महसूस होता है, पेरेंट्स की, भाई-बहनों की याद आती है, लेकिन ये चीज़ तो उसके दिमाग में शुरू से ही बैठ जाती है कि अब हमें एक कुशल डॉक्टर बनना है या एक अच्छा समाज सेवी बनना है जी। या एक अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट बनना है। तो उसके दिमाग में ये रहता है, तो थोड़ा-सा एडजस्ट होने में समय लगता है, जी। लेकिन अ,
कुल मिला के ये कह सकते हैं एक मिक्स्ड भावना रहती, मिली जुली भावना रहती है कि कुछ बनना भी है जी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना भी है। जी, बिल्कुल सही बात है। और एक तमाम सारे सर हम जब पहुँचते हैं तो स्कूल में बैग में किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं और बहुत सारे होते हैं ढेर सारे सवाल। जो किताबें दिखती हैं लेकिन वो सवाल हमारे ज़हन में जो आया करते हैं, हम उन्हीं को प्रतिनिधि बना के वो सवाल उन बच्चों की ओर से अपने मन में रखेंगे सर, कि आज का बच्चा जब जाता है तो माहौल है, रैगिंग का होता है, कुछ भी होता है। आप सर जब गए होंगे तो एक बड़ी उमंग भी रही होगी, डर भी और उत्साह, तीनों चीज़ें कि हमने एमबीबीएस ज्वाइन किया है। तो आपके बीच में वो पल याद है क्या था सर, ज़्यादा वज़नी, भारी, कौन-सा पहलू भारी था? डर, उमंग या उत्साह क्या था? डर भी था जी, क्योंकि शुरू से ही छोटे शहरों में रहे हैं। जी। मेरा एडमिशन एक्चुअली जबलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ था, जहाँ पर मेरे 2 भाई ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे। एक जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, एक व्हीकल फैक्ट्री में थे। जी, जी, जी। तो शहर का डर तो नहीं था, लेकिन कॉलेज का डर ज़रूर था क्योंकि काफ़ी किस्से सुनने में आते थे कि रैगिंग होती है, तरह-तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जी। जिनके लिए आप तैयार नहीं होते हो। जी। आपको एक अनुशासन सिखाया जाता है रैगिंग के बहाने, जिसके आप आदी नहीं होते हो। हाँ, जी, जी। तो उन सब चीज़ों के लिए एक जो अनजाना सा भय रहता है वो आपके दिमाग में रहता है। जी, जी। इसके अलावा नए परिवेश में आप जा रहे हो रहने के लिए, तो आपका रहने का तरीका, आपका ट्रांसपोर्ट, आप घर से या हॉस्टल से कॉलेज तक कैसे जाते हो, जी, जी। आपका जो मित्र मंडली है, नई मित्र मंडली बनती है, नए दोस्त बनते हैं, जी, जो कि देश के तरह-तरह के अनेक शहरों से आए हुए रहते हैं। जी, जी। तो ये सारी चीज़ें एक जो अनजान जगह पे जाने पे रहती हैं, वो सारी चिंताएँ, सारे भय मन में रहते हैं। जी, लेकिन इसके बाद भी एक मन में रोमांच भी रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, वही मैंने कहा कि एक तरह की मिश्रित भावना रहती है। जी। बिल्कुल सही। जी। एक सर आम जो नागरिक होता है, आम मरीज़ होता है, उसकी मतलब केवल एक ही ज़हन में बात होती है कि डॉक्टर का काम केवल ये होता है कि ऑपरेशन करना है, दवाई देना है, केयरिंग करना है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते ये मतलब एक इंसान भी, मानव भी है, तो सब चुनौतियाँ जो आया करती हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि इस प्रोफ़ेशन में आने के बाद हम बच्चों को ये बताएँ कि आपने ये रास्ता चुना है, लेकिन क्या चुनौतियाँ आपके बीच में आ सकती हैं इस पेशे में? उसके बाद क्या मानसिक दबाव भी हुआ करता है कई बार? उस पे थोड़ा-सा हम प्रकाश डालें। कुछ यूँ मान लीजिए कि जब बच्चा हाई स्कूल में रहता है, हायर सेकेंडरी में रहता है, तभी से उसके मन में ये भावनाएँ कहीं न कहीं से उसको इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे बनना क्या है। जी, जी, सही। ये बात लगभग उस समय की है जब मैं 8th क्लास में था। हुँ, तो मेरी दादी का सर्जरी हुई थी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। जी, जी। तो हम तो उसमें छोटे थे, तो हुँ, एज़ ए अटेंडेंट वहाँ पे उनकी देखभाल के लिए बैठे रहते थे। जी, तो वहाँ पे जब डॉक्टरों की फ़ौज आती थी राउंड लेने के लिए, सफ़ेद कोट पहने हुए, गले में जी, स्टेथो लटकाए हुए, जी, जी। तो बड़ा चार्मिंग लगता था वो। तो हाँ, बिल्कुल सही है, जी। तो वो हाँ, एक जो सीन हाँ, मन में बैठ जाता है। तो अच्छा, फिर वो आते थे तो वार्ड बॉय वगैरह जो रहते थे तो वो अटेंडेंट्स को बाहर भगा देते थे। जी, 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 तो बड़ा वो भी लगता था कि यार बताओ, अपनी कोई इज्जत ही नहीं जी, है। क्या बात है। जी, हाँ, हाँ, ये हुई ना। जी। तो उस दिन हमने मन में ठान लिया था कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बनूँगा। ये इंस्पिरेशन वहाँ से जो मिली, हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो कहीं न कहीं हाँ, से और इसी प्रेरणा का प्रतिफल आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हम आप लोगों की इसी प्रेरणा से करवा रहे हैं। तो सर ये आपने थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूलिंग की तरफ आप चले गए हैं। तो मतलब क्या ऐसा आप मानते हैं कि आज के वक़्त को लेके लोग 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद नीट या एमबीबीएस के बारे में सोचते हैं और पहले से स्कूलिंग से ही इस बात की नींव डाली जानी चाहिए, वातावरण देना चाहिए कि बच्चों को हाँ, बिल्कुल। हमारा ये सोचना है जी, कि इसकी नींव काफ़ी पहले से पड़ना चाहिए। और पहले से हाँ, यानी क्योंकि आदमी जब समाज में रहता है तो सारी एक्टिविटीज़ को देखता है, किसकी समाज में क्या पहचान है। हुँ, उसके
उसको सोच सोच के वो अपने दिमाग में बनाता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, कोई ना कोई अपने सामने एक वो उदाहरण रखता है कि मुझे ऐसा बनना है। जी जी। तो वो तो एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं है। तो हमारे विचार से कि ना केवल उसको मेडिकल प्रोफेशन की जानकारी शुरू से देना चाहिए, बल्कि सारी प्रोफेशनल जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब की जानकारी देना चाहिए, ताकि उसको ये चूज़ करने में आसानी रहे कि मेरा इंटरेस्ट किधर है और मैं बनना क्या चाहता हूँ। जी जी जी। तो इसकी न्यू जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब ऐसा आपने पूछा कि 8th क्लास से, तो जी। बिल्कुल होना हाँ हाँ। चाहिए, तो बहुत ज़रूरी चीज़ जी है। जी। आजकल तो बहुत सारे सर मार्केट में ऐसे खिलौने भी आने लगे हैं बच्चों के लिए कि बारबी डॉल है वो डॉक्टर बनी हुई है, या स्टेथोस्कोप बच्चे ला रहे हैं, खेल खेल में लगा के वो हम डॉक्टर मरीज का खेल खेलेंगे ऐसा। तो इन चीज़ों का भी योगदान हो सकता है कुछ ना कुछ। एक दौर ये में तो ठीक है, वो बचपन की बातें हैं, हाँ लेकिन जब आप कैरियर की बात कर रहे हो जी जी कि हमें एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, जी जी। तो कैरियर में उस कैरियर की चार्मिंग या उसका जो ग्लैमर है, उसके अलावा उसके जो दूसरा पक्ष है, संघर्ष का है, जी जी मेहनत का है, जी जी वो उसके बारे में भी बताना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा अच्छा तो हर कोई ग्रास्प कर लेता है, लेकिन उस कैरियर में कठिनाइयाँ क्या आएंगी आगे, उनको आप आत्मसात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जी जी सही। तो साथ में इसकी जानकारी भी देना जरूरी है, और फिर आपके जो व्यक्तित्व है वो उन कठिनाइयों को जी सर। आप कितना किस हद तक झेल पाते हो, सुलझा पाते हो, ये चीज़ आपको जहन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ना केवल एजुकेशन बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाला जो, जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की फील्ड में सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमारे हिसाब से है कि ठीक है, ग्लैमर देख के आदमी आता है जी और जो समाज में इज्जत है वो देख के आता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके पीछे जो उसका कष्ट है, जो उसका त्याग है, उसकी सेवा की भावना है। भाई पहली शर्त तो यही, इस प्रोफेशन में आने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें मानव मात्र की सेवा करना है। जी जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो रो रहे हैं, सर जो कष्ट में हैं, जी उनकी सेवा करना ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना जी चाहिए। जी यदि ये भावना आपके आत्मा में अंदर आ गई है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं कोई कठिनाई होगी। इसके अलावा अन्य जो भावनाएं होती हैं कि मेरे पास भी 4 पहिया गाड़ी हो, मेरे पास भी अच्छा बंगला हो, जैसे ये डॉक्टर चल रहे हैं, तो उस स्टेज तक हर आदमी पहुंचता है, जी लेकिन उतना धैर्य भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल की डिग्री लेते ही आप इन सारी चीज़ों के हकदार हो जाते हो। जी जी। वो हक प्राप्त करने के लिए आपको वर्षों लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात हम निकालना चाह रहे थे आपके अंदर से। सर मेरे ख्याल से तकरीबन 30 साल से तो मेरा थोड़ा-सा आपसे परिचय रहा है, और भी पहले से। तो आपके वक़्त से लेके अभी इस वक़्त में तमाम सारी तरक्कियाँ मेडिकल की पढ़ाई में भी हुई हैं। शायद हिंदी मीडियम में भी कोर्स आने लगा है। तब से लेके अभी तक आपके वक़्त पर आपकी नज़र में क्या चुनौतियाँ उस टाइम पर थीं आज के वातावरण की अपेक्षा? इतना वो नहीं था रहा होगा, चुनौतियाँ तो साधन कम रहे हाँ, होंगे, है ना? चुनौतियाँ जी, तब भी थी जी, और आज भी हैं। जी, जी, उनका स्वरूप बदल गया है। जी, जी, पहले डॉक्टर की इज्जत समाज में ज़्यादा थी। बिल्कुल सही कहा। आज की तारीख में कुछ सरकार के नियम बन गए हैं, कुछ समाज ने नियम बनवा दिए हैं, जिसकी वजह से अब डॉक्टर को एक सेवाभावी के रूप में ना देखकर एक सेवा प्रदाता के रूप में देखा जा रहा है। जी, 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 हाँ, जब से ये कंज्यूमर फोरम एक्ट आया है, हाँ, तब से डॉक्टर को एक सर्विस प्रदाता के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल। सेवा का भाव उसमें कुछ नहीं, कम हुआ है। जी, जी, सही। ये हमारे कुछ नए नियमों की भी वो है, हाँ, उनको क्रिटिसाइज करना आज यहाँ पे उचित नहीं होगा, हाँ, क्योंकि उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल कुछ बुराइयाँ भी हैं। हाँ, लेकिन उससे एक मानसिकता भी फर्क पड़ा है कि पहले जिस डॉक्टर जैसे डॉक्टर को समाज में इज्जत मिलती थी, वो इज्जत मिलना कम हो गई एक है। ड्यूटी मान लिया गया कि नहीं तो आपको हाँ, करना ये ही तो करना आपको है, करना ही ये पड़ेगा, लेकिन हम कैसे नहीं करोगे, है जी, ना? जी, और गवर्नमेंट भी कहती है कि आप इसको करिए,
आपको जब आपने डिग्री ली है तो आप करिए, भले ही हमें वो आता हो या ना आता हो। जी, जी। तो उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। नहीं सर, हम आपकी तकलीफ़ को श्रोताओं हमें समझना भी है। मतलब छुपी हुई जो तकलीफ़ है डॉक्टर्स की आज के दौर को लेके, चूँकि सर ने जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, कुछ भावनाएँ, संवेदनाएँ आपके उससे निकली। तो सर कोई ऐसा पल आपको याद आया हुआ हो अपने इस मेडिकल फ़ील्ड के दौरान कि जब आप भावनात्मक रूप से आप कहीं हिले हों किसी मरीज़ को देख के, या उसको लेके कोई कठिन फैसला आपको लेना पड़ा हो, कोई अंतर्द्वंद आपके बीच में रहा हो? क्योंकि डॉक्टर्स कंडीशंस जान भी जाते हैं मरीज़ की लेके, तो हम कई बार कुछ समझ नहीं पाते हैं, सामने मरीज़ के अटेंडेंट भी खड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई भावनात्मक फैसला आपको लेना हो, या आप खुद बिखराव-सा महसूस किया हो आपने, कोई मरीज़ ऐसा याद आ रहा हो आपको, कोई कठिन फैसला आपको लेना पड़ा, कोई ऐसा केस याद आ? हाँ, कठिन फैसले तो रोज़ ही लेने पड़ते हैं। सही है, सही है सर। हाँ, लेकिन जहाँ तक भावनात्मक रूप से कोई हमने फैसला लिया हो तो पहली चीज़ तो ये है कि जब हम काम करते हैं तो भावनाओं को एक तरफ रख देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। है ना? जी। दूसरी चीज़, पेशेंट का जो फीडबैक हमें मिलता है हुँ, उससे हम लोग काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं कि मरीज़ जब हमारे लिए बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई। जी, जी। पहले हम 2 रोटी नहीं खा पाते थे, भरपेट खाना खा पाते हैं, बहुत आपने इतना अच्छा ऑपरेशन किया। जी, जी, तो वो जो पल होते हैं, जी, जी। उन पलों का कोई मूल्य नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा, ये बात है। तो वो भावनाएँ हमें प्रतिदिन मिलती हैं, हाँ, तो वो हमारे लिए एक तरह का इंस्पिरेशन होती जी, है। जी। एक पेशेंट था जिसका हमने किडनी का ऑपरेशन किया था, उस समय मैं शासकीय सेवा में था। जी, जी। तो उसका गुर्दा खराब हो गया था, वो निकाला था। क्या उस बात को फिर 6 हाँ, महीने 8 महीने हो गए। हाँ, हाँ, अब ऐसे ही मैं बैठा अपने चैम्बर में पेशेंट देख रहा था, हाँ। इतने में एक पेशेंट का नंबर आया, वो अंदर आया। जी, तो धीरे-धीरे झुके-झुके आया और साथ में एक वो बोरी टाइप का लिए था। जी। आके बैठ गया, उसने पैर छुए और हमने कहा हाँ भाई क्या क्या हो गया, क्या बात है? बोले हुजूर आपने तो मुझे पहचाना नहीं होगा। हमने हाँ, कहा नहीं पहचाना है। हाँ, बोले आपने हमारा गुर्दा निकालो तो। और हम तो जब हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, हाँ। अब हम बढ़िया खेती कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो हमने कहा ठीक है, कोई हाँ। परेशानी है? बोले नहीं कोई परेशानी नहीं। बोले हुजूर हमारे तो थोड़ी सी जुंडी हुई थी। ओह हो! जी, जी। जी, जी। वो सादगी, तो बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो वो बड़े भावुक पल थे। जी, जी। मतलब ये जो भावनाएँ लोग व्यक्त करते हैं, उसको ये नहीं पता है, लेकिन भाव उसका ये वो शबरी के बेर की तरीके से वो भाव विफल हुआ है। और सर यहाँ पे बड़ी अच्छी बात निकल के आई आपकी इस याद के माध्यम से कि आप सफल अपने फ़ील्ड में बिल्कुल रहे हैं सर। ये वो सफलता ही है कि एक व्यक्ति अचकचाहट के साथ आ रहा है आपके पास के समय। तो आपकी नज़र में सर सफलता का असली मतलब, नाम भी आपके पास है, पैसा भी है, लेकिन एक अगर हम प्रायोरिटी देना चाहें, नाम, पैसा या किसी मरीज़ को बचाने की तसल्ली, हुँ। इनमें आप क्या काउंटिंग आगे-पीछे करेंगे? नाम, पैसा, मरीज़ को बचाने की तसल्ली, वो आपने बात कर दी। मरीज को बचाने की तसल्ली निश्चित रूप से ऊपर रहती है। जी, जी। इसके साथ ही साथ आपने जो काम किया है, जी। तो ये एक स्वाभाविक मानवीय भावना है कि हुँ। आप अपने काम का एप्रिसिएशन चाहते हो। जी, जी, यदि सही। आपके काम का एप्रिसिएशन, उसको रिकॉग्निशन समाज में मिलता है, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हो। जी, तो जब मरीज़ हमको आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने हमें ठीक कर दिया है, तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कुछ भी नहीं बिल्कुल सही होता है, है। बिल्कुल सही। पैसा हमेशा सेकेंडरी रहता है और हमेशा रहना भी चाहिए। जी, जी। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपनी ठीक होने वाला जो मरीज़ है, अपने क्षमता के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार जी, प्रतिफल देने की कोशिश तो करता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस आपका ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए, जो दे रहा है तो ईश्वर की मर्ज़ी से वो हमारे पास आ रहा है। हाँ जी, वो प्राथमिकता आपकी कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि हमारे पास पीड़ा में आया है वो, हाँ, मवाद बह रही है, उसका पैर सड़ा हुआ है, आपको उसको ठीक करना है। ये आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। आपकी नैतिकता के नाते भी आपका यह कर्तव्य है और ईश्वर ने जो आपको एक
ठीक करने की या इलाज करने की शक्ति दी है, उसका भी एक तकाजा है कि आप उस लक्ष्य को पहले रखें, तो ही आपके मन को शांति रहेगी, आपको रात को नींद अच्छी आएगी और आपका समाज में सम्मान होगा। सर, एक लंबा अरसा आपका गुजर गया, अभी थोड़ी देर के लिए हमारे सामने 18-22 साल के एमपीएन खरे साहब, डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं। तब आप खुद अपने आप को 18 या 22 साल का उस लाइन में, कतार में पाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रतीकात्मक रूप से कि कोई सामने खड़ा हुआ है? जी। अब उस उम्र में तो चूंकि नए नए डॉक्टर बनते हैं तो चुनौती तो बहुत रहती है। जी जी। कॉन्फिडेंस कम रहता है। जी जी। कि ये मरीज आया, डायग्नोसिस बनाना है जी जी। इसका, फिर उसके बाद इलाज भी करना है। जी जी। तो सबसे पहला डर तो यही रहता है कि हम इसकी बीमारी का पता लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर ये लगता है कि हम जो इलाज दे रहे हैं वो सही इलाज। जी जी जी। फिर उसके बाद जब ये लगता है कि हमने इलाज किया और मरीज ठीक हो गया तो वो कॉन्फिडेंस आता है फिर। जी जी। जी, क्या है सर, ये गंभीर चर्चाएं हैं, थोड़ा बहुत हम पीछे चलते हैं। और हॉस्टल लाइफ जो आपने जी होगी, रहे होंगे सर, वो थोड़ा सा पल जो हॉस्टल का होता है, तो उसमें बड़ी कुछ बातें दोस्तों के बीच में हो जाती हैं, कुछ खास दोस्त बन जाते हैं। थोड़ा सा माहौल हल्का करें, फनी टाइप का, बड़ी डायलॉग छोटे छोटे कुछ रहे होंगे सर, क्या दोस्तों के बीच, अरे पढ़ ले यार, चला आया है, सोते ही रहेगा, जाग जाएगा, कुछ नोक झोंक दोस्तों के बीच में होती हैं, अरे क्या है यार क्यों, वो थोड़ा सा दोस्ताना माहौल कैसा रहता था? क्या पार्टी कर ले यार, चल हो जाएगा जो कुछ भी है। देखो, मित्र नए बनते हैं तो एक उसका तो अलग मजा रहता है ना, मस्ती भी करने का रहता है जी, लेकिन साथ साथ ये भी रहता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी ना अपना भूलें। जी जी। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए, मस्ती भी होना चाहिए क्योंकि उम्र का तकाजा है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। जी जी। और हॉस्टल लाइफ तो ऐसी रहती है कि वहाँ सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, तो आपको जो सीनियर्स हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी। जो एक आजकल बोला जाता है कि रैगिंग होती है, तो उससे बड़ा डर लगता है। एक्चुअली रैगिंग, हमारी भी रैगिंग हुई थी जी, लेकिन आजकल थोड़ा सा उसका स्वरूप कुछ बिगड़ गया है कि मारपीट होने लगी है। जी जी। लेकिन रैगिंग का मतलब है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना। जी जी। हाँ, एक अच्छा डॉक्टर बनाना। बिल्कुल सही। तो मैं ऐसे एक बार छत पे निकल गया, 3rd फ्लोर पे सीनियर्स रहते थे। हाँ। एक हमारे सीनियर जी वहीं मुड़ेर पर बैठ के कोई चीज़ पढ़ रहे थे बैठे बैठे। जी। उन्होंने जैसे मुझे देखा तो बोले इधर आओ मिस्टर, तो मैं समझ तो गया कि आज फंस गए। जी। पूछा कौन सी ईयर में हो? जी। नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, बस। अब वो अपना नॉवेल या जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं और मैं वहाँ पर सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ। जी जी। उस समय मेरे मन में इतने सारे विचार आए, बिल्कुल, ये मुझसे क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं, मुर्गा तो नहीं बनाएंगे। इस तरह के अनेक विचार आए मन में, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ आधा घंटा मेरे को खड़ा रखा वहाँ पे। जी जी जी। और उसके बाद बोला कि जाओ। क्या बात है सर, आपके हिस्से में ऐसा आया, बहुत अच्छी बात है। वो उन सीनियर्स को मैं, मतलब जो इमेज थी कि सीनियर डांटते हैं, मारते हैं, उन सीनियर्स को मैं आज भी याद करता हूँ, आज भी उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और आज भी मुझसे वो कनेक्टेड हैं। हाँ। तो मतलब रैगिंग का मतलब, हॉस्टल में रैगिंग का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है। हाँ, अच्छा भी होता है। आपके अंदर कुछ ईगो रहते हैं शुरू से, वो ईगो आपके खत्म करवाए जाते हैं। जी, आप ही सब कुछ नहीं हो, जी, आपसे दूसरे ज्यादा ज्ञानी लोग भी हैं, तो उनकी बात सुनो, उनकी बात समझो। तो हॉस्टल लाइफ का मज़ा भी है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक वो भावना भी पैदा कर दी जाती है कि अब आप समाज में जी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने जा रहे हो। जी सर, कभी कभी सर घर से दूर होते हैं तो घर की याद आती भी है, तीज त्योहार भी कुछ पड़ जाते हैं कई बार। मेस का खाना आपने लगातार खाया होगा। हाँ। कभी खास मौकों पर घर के खाने की याद आती होगी, लगता होगा अरे यार ये याद मम्मी के हाथ का ही होता है। तो मेस का कोई ऐसा यादगार खाना, कोई पल याद चलो आज घर की जैसी गुजरती अपने को हो गई, मेस को लेके क्या याद है?
एक्चुअली त्योहारों पर भी मैस में भी कुछ स्पेशल डिशेस बना करती थी जी लेकिन जब हम लोग घर से लौट के हॉस्टल जाते थे जी तब ये मान के चलिए कि आप जो लेके आए हो घर से, लड्डू लेके आए हो या नमकीन या खुरमे वगैरह लेके आए, वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सभी तो को ये वो तो लगता है उसी रात में आपके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे सही ही पता चलता था कि ये बंदा घर से आया है, सब बिल्कुल कमरे पे टूट पड़ते थे। तो और माँ भी मतलब इस हिसाब से रखती थी कि बेटा को भी थोड़ा सा मिल जाए, बाकी इसके दोस्तों को भी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो बड़े यादगार पल होते थे कि हम जा रहे हैं और हमें मालूम है कि हमें कुछ मिलना नहीं है, हमारे पास थैला भरा हुआ है जी लेकिन हमें नहीं मिलना है कुछ और इसमें से। माँ भी समझती हैं हाँ कि थोड़ा बहुत इसना नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा सा एक सर ये इतना चुनौती भरा है ये प्रोफेशन मेडिकल वाला, डॉक्टर का। इसमें सर आप डॉक्टर बनने के बाद पारिवारिक रूप से परिवार, स्वास्थ्य और सामाजिक जो क्रियाकलाप होते हैं, इनमें बड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ता होगा कई बार। अपनी व्यक्तिगत कार्यक्रम, हमारे शौक, हमारी रुचियाँ, इनके लिए भी हमारे स्टूडेंट्स तैयार रहें, हाँ क्योंकि क्या इसमें सर फ़र्क आता है, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, ये सब। पहली चीज़ तो ये है कि डॉक्टर बन गए हो तो आपके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जी जी जो कि आ जाता है। हाँ जी जी आप भी एक सामान्य इंसान हो, जी आप भी उस 1,44,00,000 नागरिकों में से एक हो। जी जी तो उतनी ही जिम्मेदारी, उतने ही अधिकार आपके भी हैं जो आपके सामने मरीज बैठा है उसके हैं। जी तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। नेचुरली आप टेक्निकली उससे ज़्यादा बेहतर जानते हो, जी जी तो एक वो कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। तो जी उसमें आप सामने वाले को उतनी ही इज्जत दोगे जितनी आप उससे एक्सपेक्ट करते हो। बिल्कुल सही। तो पहली भावना तो ये है कि आप समानता का जो व्यवहार है बिल्कुल वो आना चाहिए। हाँ दूसरी बात, निश्चित रूप से आप एक स्पेशल कैटेगरी में हो समाज में, तो उस कैटेगरी के अनुरूप आपको अपना व्यवहार भी रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप असभ्य भाषा का उपयोग करें। आपकी भाषा जी जी ऐसी होना चाहिए जो कि समाज में सभी लोगों को ठीक लगे, मतलब जो सामाजिक मर्यादा के अनुरूप हो। जी 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 तीसरी चीज़, यदि आप मरीज को समय दे रहे हो तो नेचुरली कि कहीं ना कहीं से आप अपने परिवार का या अपने बच्चों का समय काट के उनको समय दे रहे हो। बिल्कुल सही। तो वो एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत होती है कि जी आप परिवार को भी देखो और साथ में अपने जो आपकी मरीज़ हैं उनको भी देखो। तो यहाँ पर बहुत कुछ जिम्मेदारी, आप यदि शादी हो गई है तो आपके जो लाइफ पार्टनर होता है जी उसकी बहुत। जी जी अब मुझे यहाँ बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेरी पत्नी है, वो भी डॉक्टर है, जी जी लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने ज़्यादा संभाली है। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल सही बात। तो आज की तारीख में यदि मेरे बच्चे कुछ बन के आगे बढ़े हैं जी तो उसमें 90% मेरी पत्नी का सहयोग है बिल्कुल बिल्कुल। और 10% दोस्तों बता दूं आपको कि डॉक्टर सुषमा खरी जी हमारे शहर की बहुत ख्याति नाम डॉक्टर रही हैं, जो जीवन साथी हैं हमारे डॉक्टर साहब की। उनके अपने अलग कीर्तिमान हैं। अगली किसी इंटरव्यू में हम उनसे भी आपकी मुलाकात, आपकी बात ज़रूर कराएंगे, बातें रखेंगे। सर कुछ खास संदेश ऐसे पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा वो रखते हैं जिसका दबाव हमारे उन पर पड़ता है। हाँ, थोड़ा ऐसी टिप्स भी हमारे बहुत पेरेंट्स को भी बड़ा बड़ा अच्छा सवाल ये किया करें। आपने। क्या है, पेरेंट्स की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि जी मेरा बच्चा भी उस डॉक्टर जैसा बन जाए, जी 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 यदि डॉक्टर बना रहा है। जी जी अब बच्चे को तो फोटोग्राफी का शौक है, जी आप उसको इस लाइन में डालना चाहते हो, जी जी तो थोड़ा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप बच्चे की रुचि को समझें। जी जी यदि इस लाइन में उसका इंटरेस्ट है जी जी तो उसको इस लाइन की तरफ प्रेरित करें, अन्यथा जहाँ उसको अच्छा लगता है उस लाइन की तरफ उसको ले जाने की कोशिश करें। जी जी दूसरी चीज़, अपने संदेश की बात करें कि क्या संदेश देना चाहेंगे जो भावी डॉक्टर हैं या भावी टेक्नोक्रेट्स हैं। जी ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बिल्कुल सही। जी जी आपको अपनी विधा में परफेक्ट बनना ही पड़ेगा, तो ही आप सफल हो सकते हो। उसके लिए आपको फुल डेडिकेशन चाहिए, पूरी मेहनत चाहिए और एक
टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट आपकी फील्ड के रहते हैं उनमें एकदम पारंगत आपको होना पड़ेगा। जी जी। तो आप सफल बन सकते हो। ये नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है ये जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक आपकी गलती किसी की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो जो भी आप पढ़ो, जो भी आप ट्रीटमेंट करो, तो उसमें हमेशा ये लक्ष्य होना चाहिए कि यदि इस व्यक्ति की जगह आज मैं इस टेबल पे लेटा होता जी जी। तो मैं क्या डिसीजन लेता। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है कि कब उस बीमार व्यक्ति की जगह कभी अपने आप को रख के देखो, सही है सर। तब आप सही निर्णय कर पाओगे। नहीं कि कितना सर संयोग बीच में आ जाता होगा इस अनुभव में आपके बीच में कि एक कोई आदमी इस चाकू से किसी का मर्डर कर दे रहा है और आप भी जान बचाने के लिए चाकू चलाते हो सर्जरी वो हमारे ऑपरेशन पास के आया है जरिए कि ना। डॉक्टर साहब मैं और अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ, वाह वाह बिल्कुल। और आपको शरीर का जो कुछ करना है करिए, बिल्कुल सही बात, मुझे ठीक कर दीजिए। कितनी बड़ी बात होती है। जी जी। तो वो जो समर्पण के साथ आपके पास आया है, तो आपको भी उतनी ही बस एक्सपर्टाइज के साथ में उसके साथ न्याय करना है। जी। तो ये भावना आपके दिल से कभी हटना नहीं चाहिए। तो सर इतने सारा लंबा समय बिताने के बाद आपने ढेरों हजारों ऑपरेशंस किए होंगे, कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा केस आपको लगा हो कि हाँ, जैसे अभी आपने गुर्दा निकालने की बात रखी, और भी ढेर होंगे, उस पल आपको लगा हो कि हाँ मेरी मेहनत रंग लाई आज। बिल्कुल, बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। एक वो छोटा सा है, एक यंग बच्ची थी जिसका एज होगी मुश्किल से 17-18 साल, पेट का ट्यूमर निकाला उसको। जी जी। तो बढ़िया ऑपरेशन हो गया, पेशेंट वार्ड में चली गई। ऑपरेशन के बाद हम और हमारे एनेस्थेटिस्ट प्रैक्टिस में है हमारा कि एक बार मरीज को हाय हेलो करने जाते हैं कि हाँ पेशेंट ठीक है, उसका पैरामीटर्स मेंटेन है जी। तो उसको देखने गए ऑपरेशन के आधा घंटा बाद, तो लगा कि थोड़ा सा मरीज अनकंफर्टेबल लग रहा है, सांस फूल रही है। तो हमने कहा नहीं कुछ गड़बड़ है, और आधे घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की सांस फूलने लगी और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो हम लोग को लगा कि ये कॉम्प्लिकेशन इसको बिल्कुल हो गया है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं हम लोग की भाषा में। जी। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म में बहुत ही प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। उसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि फेफड़ों में जो पानी भर रहा है वो आप जितना भरे उतनी ज़्यादा स्पीड से आप उसको निकालो। जी। तो बस हम वहाँ पे बैठ गए, हमारे एनेस्थेटिस्ट भी वहीं पे बैठ गए जी। और दिन को 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वहाँ से मतलब हम लोग कंटिन्यूस उसको वॉच करते रहे, गला साफ करते रहे, उसको इंजेक्शन देते रहे, उसका आउटपुट मेजर करते रहे। बहुत बड़ी बात जी जी। क्या बात। सुबह 4 बजे जब मरीज ने बोला कि मुझे चाय पीना है, जी 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 जी, तो वो एक ऐसा पल था जब हम लोग ने भी बोला कि अच्छा, वहीं पे एक पलंग पे हम बैठ गए, एक पे हमारे एनेस्थेटिस्ट, सारी दवाइयाँ वहीं पे, और पूरा हमारा स्टाफ दौड़ दौड़ के सब काम कर रहा था। तो एक जो यंग पेशेंट को बचाने का जो मन में सुकून होता है कि हमने इसकी जान बचाई है। जी जी। ठीक है कि कहीं भी बच जाती, लेकिन हमने चूंकि उसके लिए मेहनत करी है, तो उसका एक जो सेटिस्फेक्शन होता है तो वो कभी भूलता नहीं सर, ईश्वर के ही समकक्ष वो काम हो जाया करता है। और निश्चित रूप से जैसे किसान को अपनी फसल हरी भरी अच्छी लगती है, पैदावार अच्छी लगती है, एक मरीज जब स्वस्थ हो जाता है तो वो आपके लिए किसान की फसल की तरीके से ही हुआ करता है ना वो। तो सर बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी, अपना अमूल्य समय आपने दिया, और हम चाहते हैं कि अगली मुलाकात कुछ और नए सवालों के साथ, नई जिज्ञासा के साथ आपसे पुनः होगी। एक बार पुनः आप सभी का प्रणाम, नमस्कार, आभार सर।